सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 36th क्लास है। आज हम टाइम एंड वर्क एंड वेजेज एंड पाइप्स एंड सिस्टम जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, इस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत ही छोटी सी कहानी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लिम्बर्गर चीज़ के बारे में आपने सुना है? ये चीज़ खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो बदबू बहुत करता है। इट स्टिंक्स, बहुत गंदी बदबू आती है उससे। अब एक बार एक दादाजी गए एक जगह पे अपने नाती के यहाँ पे, और नाती को शरारत सूझ गई। तो नाती ने क्या किया, वो जब सो रहे थे तो दादाजी की वो नाती धीरे से गया और दादाजी की मूंछों पे ना लिम्बर्गर चीज़ लगा दिया। अब चीज़ की एक खास बात थी कि वो बहुत बदबू करता था, दादाजी समझ नहीं पाए। तो सडनली वो छींकते हुए उठे और उन्होंने देखा रे कमरा बदबू कर रहा है। तो वो बोले भाई, ढूंढते रहे, पूरे कमरा छान मारा, लेकिन कुछ उनको दिखा ही नहीं जो कुछ बदबू कर रहा हो। फिर वो कमरे से बाहर गए तो बाहर भी बदबू आ रही थी। उनको दिखा कि किचन भी बदबू कर रहा है, उनको दिखा कि बेडरूम भी बदबू कर रहा है। फिर वो अपने गार्डन में चले गए, गार्डन भी बदबू कर रहा है। रोड पे चले गए, उनको दिख रहा है रोड भी बदबू कर रहा है। तो उनको सब कुछ बदबू करते हुए दिख रहा था। तो बोले अरे यार, मतलब आज तो पूरी दुनिया ही स्मेल कर रही है। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको इस बात से? मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि जो भी नेगेटिव इंसान है उसे हर चीज़ नेगेटिव ही दिखाई देगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूरी है। अगर वो दादाजी उस चीज़ समझ गए होते कि यार यहाँ भी बदबू आ रही है, यहाँ भी बदबू आ रही है, यहाँ भी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कमी मेरे में हो, आईने के सामने गए होते या फिर नहा लिए होते तो उनका वो सारा समस्या खत्म हो गया होता। बट उनको ये लगने लगा कि ये पूरी दुनिया ही आज बदबू ही कर रही है। एक नेगेटिव इंसान आपको ज़िंदगी में कभी भी एक होप नहीं देगा, आपकी होप को हमेशा मारने के लिए आगे रहेगा। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहे। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जब आपका एग्जाम पास आ रहा है ना, तो बहुत सारे लोग आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे, यार ये एग्जाम निकालना तो पॉसिबल नहीं है। पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सारे रीजंस देंगे कि आप इस एग्जाम को क्यों नहीं निकाल सकते हैं। वो आपने मूवी देखी है 12th फेल? अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि हॉल में जाके जरूर देखिएगा। आप पाएंगे कि किस स्ट्रगल के बावजूद वो बंदा आईपीएस बन पाया। अब इस मूवी में जो चीज सिखाई गई, वहां पे बहुत सारे लोग ना गिव अप कर देते, बट उसने गिव अप नहीं किया अपनी सारी कंडीशन से। उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उससे उसने फाइट किया और आगे बढ़ गया। एक बार एक गलती कर गया कि भाई टूरिज्म पे ऐसे आया था, उसने टेररिज्म पे लिख दिया। उसका वो साल चला गया जो मूवी में दिखाया गया है। बट वो हिम्मत नहीं हारा, वो लगातार लगा रहा। उसे भी नहीं पता था कि किस साल वो सेलेक्ट हो जाएगा, बट फाइनली वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। आप सोच के देखिए, आपने शायद हो सकता है अभी पहला अटेम्प्ट भी ना दिया हो या फिर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी ना दिया हो, और कोई एक इंसान आके बोलता है यार ये एग्जाम बहुत टफ है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इस एग्जाम से बिल्कुल अपना दिमाग हटा लेते। आपको लगता है नहीं यार पॉसिबल नहीं है। एक चीज याद रखना कि आपका जो माइंडसेट होगा ना, आप अपनी सोच जहां तक रखोगे वहीं तक आप इस एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे। अगर आपकी सोच ही यही है कि मेरी जो औकात है वो सिर्फ एक क्लर्क बनने की है, तो आप क्लर्क ही बनोगे, क्योंकि आपके एफर्ट्स भी उसी के दायरे में रहेंगे। अगर आपकी सोच ये होगी कि मैं आईएएस बनूंगा, आपकी सोच ये होगी कि मैं आईपीएस बनूंगा, और आप विश्वास करोगे, बिलीव करोगे, तो फिर आपकी जो मेहनत होगी उस दायरे के अंदर होगी। और इसीलिए सबसे पहली चीज जो कही जाती है इस एग्जाम के लिए, वो यही कही जाती है कि एग्जाम निकालने से पहले आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये सीसेट के क्वेश्चन 2021 से 23 कि आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि टाइम एंड वर्क के ऊपर है। वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और बाकी 28 नवंबर से मेरा एक मेंटरशिप बैच चालू हो रहा है, एंड उसमें आप मेरे गाइडेंस में पर डे स्टडी करते हो। अगर 2024 की अभी तक तैयारी नहीं है, आपकी प्रिपरेशन मिसमैनेज्ड है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू मस्ट गो फॉर दिस बैच। आप इस एग्ज़ाम को अभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करते हो तो पॉसिबल है, किया जा सकता है। डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश पे ये लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पाइप्स हैं, 2 pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes.
अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने टाइम में टैंक को भर देंगी? सीसेट 2015 का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सीधे आप क्या करेंगे, 1/20, ये मैंने आपको बताया भी था, प्लस 1/30, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये कर लेंगे। ये निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 63 + 2, इट बिकम्स 5/60, तो ये आ जाएगा 1/12। तो 1 मिनट में 1/12 पार्ट भर जाता है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जब दोनों साथ खुलेंगे तो 12 मिनट में भर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पाइप्स एंड सिस्टम्स वाले वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। सीधे आप करेंगे, एक लाइन का ये सवाल था, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। अगला सवाल देखते, तो इसका उत्तर देखिए 12 मिनट आ गया। ठीक है, अगला सवाल, W किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, X 1/4 ऑफ द वर्क कर सकता है 10 दिन में, Y 40% वर्क कर सकता है 40 दिन में, और Z 1/3 करता है 13 डेज में। तो काम कौन पहले फिनिश करेगा? इसका मतलब बेसिकली ये है कि कौन व्यक्ति काम को सबसे कम टाइम में करेगा, वही तो काम पहले फिनिश करेगा। तो नंबर ऑफ डेज हम निकाल लेते हैं। W को कितना टाइम लगेगा? 25% ऑफ द वर्क कर रहा है 30 दिन में, तो 100% ऑफ द वर्क कितने दिन में करेगा? इंटू 4। या फिर आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 इंटू 100/25। ऐसे ही समझ लो ना, 25% काम कर रहे हो तुम 30 दिन में। देखो इधर आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं किसी काम का 25% करता हूं 30 डेज में, तो मैं 100% वर्क कितने दिन में करूंगा? यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू 100/25। ठीक है, ये कैसे आया, मैंने परसेंटेज में सिखाया था। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, ये भी तब भी 4 आ जाएगा, तो ये W को 120 दिन लगते हैं। ठीक है, X 1/4 वर्क करता है 10 डेज में, 1/4 काम 10 दिन में करता है, तो फिर टोटल काम कितने दिन में करेगा? 10 × 4 दैट इज 40। भाई सीधी सी बात है, 1/4 वर्क 10 दिन में करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड इंटू 4 कर दोगे तो टोटल वर्क 1 आ गया, इधर 40 आ गया। ठीक है, Y को कितना टाइम लगता है? Y डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब हो गया इसको कितना टाइम लगेगा? 40 × 100/40, ये सीधे 100 डेज लेगा। और Z की मैं बात करूं, ये 1/3 काम करता है 13 डेज में, तो 13 × 3 = 39 डेज में ये काम कर लेगा। तो सबसे कम टाइम जो है वो Z लेता है 39 डेज, बाकी लोग X 100 डेज लेता है, ये 100 डेज, X 40 डेज लेता है, Y 100 डेज लेता है, W 120 दिन लेता है। तो Z सिंस ये 39 डेज में करता है, तो फिर इसका उत्तर Z हो जाएगा। आसान है, सीसेट मुश्किल नहीं है। अप्रोच अगर आप सीख गए तो सीसेट एटलीस्ट आपका क्वालिफाई करने से तो कोई नहीं रोक सकता। समस्या बस इतनी आती है कि लोग अक्सर मैथमेटिक्स को हल्के में ले लेते हैं, फिर मैथमेटिक्स उन्हें हल्के में लेने लगती है। आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस में आगे अच्छा कर पाएंगे। और इसी टाइम पे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। उसके अलावा आप रजिस्टर कर सकते हैं csctopper.com पे, csctopper.com। प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा आपको कहीं सोर्स नहीं मिलेगा। बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशन इसमें दिए जा रहे हैं। अभी तक 12 टेस्ट जो हैं वो दिए जा चुके हैं फॉर द प्रैक्टिस, और हम कई सारे टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर कर ले, बहुत सस्ता है, सिर्फ 2000 रुपये में आप इस पे रजिस्टर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपका चॉइस है। यहाँ पे आपको बेस्ट अप्रोच मिलेगा सीसेट के लिए। तीसरी चीज, अ पर्सन X कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days एंड अनदर पर्सन Y कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 days। If they work together, in how many days 40% of the work will be completed? अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं। अब वो 40% भूल जाएंगे और क्वेश्चन को करने लगेंगे तो गलती करते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। X को
20% वर्क करता है कितने दिन में? 8 डेज में। ठीक है, तो 100% वर्क कितने दिन में करेगा? इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी कि 8 5 जा 40 डेज में कर लेगा। तो x को काम करने में कितना दिन लगता है? 40 डेज लगता है। सिंपल है। y है, ये 25% काम करता है कितने दिन में? 6 डेज में। तो y को 100% काम करने में कितना दिन लगेगा? इंटू 4 कर देता हूं, 100% वर्क, ये लगेगा 6 इंटू 4 दैट इज 24 डेज। ऑल्दो आप इसको यहां से डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर 40 चाहिए था, यहां से जाते समय आप 8 इंटू 100/20 ये उल्टा कर देंगे तो भी उत्तर वही आएगा। यहाँ पे 6 इंटू 100/25, वो फ्रैक्स मैंने आपको ऑलरेडी परसेंटेज में सिखा दिया है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये 24 डेज आ गया। तो मुझे पता है x को 40 दिन लगते हैं, y को 24 दिन लगते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये 40% ऑफ द वर्क कंप्लीट करना है हमें। अब देखिए x और y 40 दिन लगता है, 24 दिन लगता है। रसगुल्ला खाना है, 120 रसगुल्ले हैं। एक दिन में ये रसगुल्ला खाता है 3, एक दिन में ये रसगुल्ला खाता है 5। ठीक है, समझिएगा। ये कैसे किया आपको मैंने बताया था वर्क एंड वेजेस में। मेरे को 40%, मेरा टोटल काम था 120 रसगुल्ले खाने का, लेकिन अब मेरे को बोल रहा है कि हम केवल 40% वर्क कंप्लीट करना है, यानी कि मैं रसगुल्ले कितने खाऊंगा? 40% ऑफ 120 दैट इज 40/100 इंटू 120। इतने रसगुल्ले मैं खाऊंगा 48। और एक दिन में कितने रसगुल्ले खा ली जाते हैं? x 3 खाता है, y 5 खाता है, 3 और 5 8 हो गया। तो 48/8 इज इक्वल टू 6। तो 6 डेज में मैं 40% रसगुल्ले खा जाऊंगा, यानी 40% वर्क हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। आसान है। अब ये सारी चीजें देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था वहीं से कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। बट अगर आपको इजी तभी लगेगा जब आपने क्लास में ध्यान दिया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लो, समझ जाओगे आप। एक ये क्वेश्चन है, अ मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। 7/8 पार्ट ऑफ द जॉब करता है 21 डेज में। हाउ मेनी मोर डेज, कितने और दिन इसे लगेंगे टू फिनिश द क्वांटम ऑफ द जॉब, अगर ये काम को 50% से इंक्रीज कर दिया जाए। ये सीसेट 2021 का सवाल है। तो ये क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि मैं किसी काम का 7/8 पार्ट करता हूं 21 डेज में। ठीक है, तो यानी टोटल डेज मेरे कितने लगेंगे इस काम को करने में? टोटल डेज इज इक्वल टू 21 इंटू 8/7। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 24 डेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल डेज जो मेरे को एक्चुअली लगते वो 24 डेज लगते। अब एक चीज समझना, जब काम मेरा 100% था तो मेरे को लग रहे थे 24 डेज। अब 50% बढ़ा दिया गया, यानी 100 की जगह अब मेरे को 150% काम करना है। तो डेज कितने हो जाएंगे? 24 का 150%। 24 का 150% यही तो होगा, दैट इज 24 इंटू 3/2, यानी 36 डेज लगेंगे। इस केस में, नए वाले केस में 36 डेज लगेंगे। और मेरे से क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कितने एक्स्ट्रा दिन लगे, तो 21 डेज के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे? 36 - 21 इक्वल टू 15 डेज। अब देखो कितने इजी सवाल हैं, आते हैं और हम अक्सर इन सवालों पे परेशान हो जाते हैं। 7/8 वर्क होता है 21 डेज में। टोटल डेज 21 इंटू 8/7, दिस बिकम 24 डेज। ठीक है, अब 100% का काम जो आपका होता है 24 डेज में होता है। 150% होता है 24 इंटू 150%, 24 इंटू 3/2 दैट इज 36 दिन। अब कितने दिन लगेंगे इसको जॉब को फिनिश करने में? अगर काम 50% बढ़ा दिया गया तो टोटल दिन थे ये। 21वें दिन के बाद से ये काम करना शुरू करता, और तो फिर 36 - 21 इज द एक्स्ट्रा डेज, दैट इज द 15 डेज। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो
अच्छा ये किस अरे आप 15 है, ये नहीं है आंसर, ये 15 होगा, ठीक है। वो मैंने वो वाला 21 लगा दिया, तो ये 15 है आंसर, तो ये आप सही कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम किसी जॉब पे साथ में जाते हैं 4 दिन के लिए और 60% काम करते हैं, ठीक है। राम छुट्टी ले लेता है और श्याम 8 और दिन काम करता है जॉब को फिनिश करने के लिए, तो कितना टाइम राम को अकेले पूरा काम करने में लगेगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, बड़ा आसान सवाल है लेकिन हम वर्डिंग्स देख के परेशान हो जाते हैं। राम और श्याम हैं, इनके 4 दिन का काम कितना है, इनका 4 डेज का वर्क कितना है, 4 डेज वर्क इज इक्वल टू 60%, यही तो कह रहा है। तो राम और श्याम का 1 डे वर्क कितना होगा, 60/4%, दैट इज 15%। सीधा सा तो है, राम और श्याम 4 दिन में 60% करते तो 1 दिन में 15% ही कर रहे होंगे, 60/4 हो गया। अब एक चीज समझना, 4 दिन के बाद राम चला जाता है और श्याम अकेले काम करता है, तो श्याम ने काम किया, काम बचा था 40% बचा था काम, 100 - 60, क्योंकि राम और श्याम मिलके तो 60% कंप्लीट कर चुके हैं, तो बचा हुआ 40% काम था। इसको करने के लिए इसने कितने दिन लिए, 8 डेज लिए, ठीक है। इसका मतलब श्याम का 1 दिन का काम कितना है, श्याम 1 डे वर्क काम का कितना परसेंट है, दैट इज 40/8, इट इज 5%। तो फिर राम का 1 दिन का काम मेरे को निकालना है, तो राम और श्याम का साथ का 1 दिन का काम 15% है, तो राम का 1 डेज वर्क वो कितना हो जाएगा, 15 - 5 दैट इज 10%। तो राम 1 दिन में जो काम करता है वो 10% करता है, तो 100% वो काम कै दिन में कर लेगा, 10 डेज में कर लेगा, तो पूरा काम पूरा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10%। समझना इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या था। राम और श्याम का 4 दिन का वर्क था 60%, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 1 दिन में कितना परसेंट वर्क करता है, 60/4 दैट इज 15%। श्याम का 8 दिन का काम, क्योंकि बचा हुआ काम 60% के बाद 8 दिन तक श्याम काम कर रहा था, लेकिन काम कितना बचा हुआ था, केवल 40% काम बचा था, तो 1 दिन का श्याम का काम हो गया 40/8 दैट इज 5%। तो राम का 1 दिन का काम कितना हो गया, श्याम का वर्क उसमें से माइनस कर दो 10%, तो राम 1 दिन में 10% काम करता है, तो राम 10 दिन में 100% काम करेगा, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, P works thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. अगर ये साथ में काम करते किसी जॉब में तो किस रेशियो में इनको पैसा मिलेगा। तो देखो जितनी एफिशिएंसी होगी उतना तुमको पैसा मिलेगा, यही तो बात है। तुम जितना स्पीड में काम करोगे मतलब तुम उतना ज़्यादा काम कर लोगे, ठीक है। अब इसको समझना, P works thrice as fast as Q, तो मैं बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी P इज इक्वल टू 3Q, ठीक है, यही तो है। दूसरी चीज ये कह रहा है P और Q टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R, यानी कि P प्लस Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स R। सिंपल स्ट्रेट लिख सकता हूं। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहां से P की वैल्यू इक्वेट कर दूंगा, तो ऊपर वाला ले लूंगा 3Q और यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो P इक्वल टू 4R माइनस Q, तो मैं 3Q इक्वल टू 4R माइनस Q लिख दूंगा, और जब मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4Q इक्वल टू 4R, विच इंप्लाइज Q इज इक्वल टू R, मतलब Q और R की एफिशिएंसी तो सेम है। अब मैं देखता हूं कि रेशियो यहां पे जो दिया हुआ है P Q और R के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैं यहीं से इसका उत्तर निकाल सकता हूं, क्योंकि लास्ट के ये दोनों सिंस रेशियो मतलब जो इनका एफिशिएंसी है वो एक है, तो रेशियो एक ही होना चाहिए। या तो 2:2 होता, 3:3 होता, 4:4 होता है, तो 5:5 होता, जो भी होता दैट इज सेम होता। यानी कि यहाँ की क्वांटिटी मुझे नहीं पता, लेकिन अगली क्वांटिटी अगर यहाँ पे B होती तो यहाँ पे भी B होती, तो यहाँ पे केवल एक ही नंबर ऐसा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है,
तो ये 3:1:1 यहाँ से मैं डायरेक्ट लगा सकता था आंसर, लेकिन दिल नहीं मान रहा, तो मैं काम करता हूँ, Q की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, तो R की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 आ जाएगी, P की वैल्यू 3Q दैट इज 3:1 दैट इज इक्वल टू 3। तो सीधे फिर से निकालूंगा रेशियो P/Q/R दैट बिकम्स 3:1:1, तो भी वही उत्तर निकल के आएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ से ये सीधे निकल गया था। ठीक है, आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है सीसेट 2020। अच्छा, इस तरीके के सवाल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सिंपल तरीका बताता हूं, कभी परेशान नहीं होगे। एक मेढक था, ठीक है, इसको एक वेल से बाहर आना है, ये कुआं है जिससे ये बाहर आना चाहता है, और यहां पे है मेढक आपका, ठीक है। 4.5 मीटर डीप है ये, इसकी जो डेप्थ है वो 450 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 4.5 मीटर लिख सकते हैं, तो या 450 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हर बार जब ये जंप करता है तो ये 30 मीटर ऊपर जंप करता है, लेकिन फिर फिसल जाता है 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये जंप करता है तो और 15 सेंटीमीटर ये फिसल जाता है, मतलब कि इफेक्टिवली एक जंप में ये कितनी ऊंचाई जंप करता है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ वेल। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज समझना कि लास्ट में जब ये उछलेगा, लास्ट का जो 30 सेंटीमीटर ये क्रॉस करेगा, ये जब बाहर आ गया तो ये फिसलेगा ही क्यों, लॉजिक लगाओ। हम हर बार थोड़ी फिसल जाएंगे, जब हम बाहर आ गए तो हम फिसलेंगे नहीं, हम तभी तक फिसलेंगे जब तक हम लास्ट स्पॉट तक नहीं पहुंच गए। यानी कि लास्ट के 30 सेंटीमीटर में तो मैं नहीं फिसलूंगा, लास्ट वाली 30 सेंटीमीटर वाली जंप पे मेरी ये एक जंप हो गई लास्ट वाली। पहले वाली लास्ट वाली 30 सेंटीमीटर मैं अब इसमें से माइनस कर देता हूं, तो मेरे को अब कवर करना है 420 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 450 माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं फिसला ही नहीं था, तो बचा मेरा 420 सेंटीमीटर। और मैं एक जंप में इफेक्टिवली 15 सेंटीमीटर चल रहा हूं, क्योंकि मैं 30 सेंटीमीटर उछला और 15 सेंटीमीटर गिर गया, तो मैं इफेक्टिवली कितना सेंटीमीटर आया, 15। तो मैं इसको डिवाइड बाई 15 कर सकता हूं, और इसको मैं करूंगा तो ये निकल के आएगा 15 1 जा 15 2 जा 30 120 120 15 8 जा 28। ठीक है, 28 जंप्स में मैं 420 सेंटीमीटर चलूंगा 28 जंप्स में, और जैसे ही मैं एक और जंप लूंगा 29th जंप, दैट इज 29th जंप, ये +1 होगा बेसिकली, लेकिन जंप जो होगी वो नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 29th जंप होगी। तो जैसे ही मैं 29th जंप लूंगा मैं बाहर आ जाऊंगा, तो इसका उत्तर होगा 29। और देखिए इन्होंने हताश करने के लिए सारे चीज ऑप्शन दे रखे हैं कि गलती करोगे ही करोगे। अब अगर आप 450 बाई 15 करते तो सीधे आपका 30 उत्तर आता, वो आप गलत कर देते, क्योंकि लास्ट वाले जंप में आप गिरोगे नहीं, तो इसका उत्तर होगा 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गैरिसन में फूड था 100 सोल्जर्स के लिए 1 महीने के लिए। 100 सोल्जर्स थे, 1000 सोल्जर्स थे, इनके लिए खाना था 1 महीने के लिए, यानी कि 30 डेज के लिए। 10 दिन के बाद 1000 सोल्जर्स ने ज्वाइन कर लिया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं लेकिन इसको कि 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज जो खाना बचा था वो 1000 सोल्जर्स के लिए 20 दिन का बचा था। भाई 10 दिन में ये लोग तो 10 दिन का खाना तो खा गए होंगे ना, तो बचा गया 20 दिन का खाना बचा हुआ है। अब मेरे से पूछ रहा है कि अगर मैं सोल्जर्स की संख्या कर दूं 2000 तो कितने दिन ये खाना चलेगा, x नंबर ऑफ डेज। तो एक तो फ्रैक्शन वाले रूल से आप सीधे निकाल सकते हो x = 20, और खाना हो जाएगा, लोग बढ़ गए, खाना कम दिन चलेगा, इंटू 1000 अपॉन 2000। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 डेज, या फिर 100 × 20, आप ये भी कर सकते हैं m1d1 100 × 20 = 2000 × x, तब भी वही आएगा x = 10 डेज।
जैसे अच्छा लगे कर सकते हो, इसका उत्तर 10 डेज आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सीसेट 2013 का सवाल था। एक लिफ्ट में कैपेसिटी है 18 एडल्ट की या फिर 30 बच्चों की, कितने बच्चे बोर्ड कर सकते हैं अगर हमारी लिफ्ट में 12 एडल्ट लेते हैं? बड़ा आसान सवाल है। देखो यार, 18 एडल्ट को ये बोर्ड कर सकती है, यानी उनका वेट ये बोर्ड कर सकती है। इट इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रन। सिंपल, यही तो कह रहा है। इट मीन्स एक एडल्ट कितने बच्चे के बराबर है? 30/18, दैट इज 5/3 चिल्ड्रन। अब 12 एडल्ट ऑलरेडी हैं लिफ्ट में, ये तो ऑलरेडी हैं, तो कितने एडल्ट और चढ़ सकते हैं? अगर मैं एडल्ट के टर्म्स में सोचूं तो भैया 6 एडल्ट और चढ़ सकते हैं। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, 12 एडल्ट हैं तो लिफ्ट में टोटल 18 एडल्ट चढ़ सकते हैं। इसका मतलब कितने एडल्ट टोटल लिफ्ट में अभी सवार हो सकते हैं? वो 6 हैं। ये लिफ्ट है, 12 आ गए, कितने लोग तुम और ले लोगे? 6 ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 18 की ही कैपेसिटी है। लेकिन मेरे को ये पूछा कि 12 एडल्ट के बाद बच्चे कितने चढ़ सकते हैं, तो इस एडल्ट का जो वेट है, एक एडल्ट का वेट है 5/3 चिल्ड्रन के बराबर, तो मैं 6 एडल्ट का वेट हो जाएगा इतने चिल्ड्रन के बराबर, तो इतने चिल्ड्रन चढ़ सकते हैं। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 2 जा 2 5 जा 10, तो फिर इस लिफ्ट में अगर 12 एडल्ट चढ़ेंगे तो 10 बच्चे और चढ़ सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 चाइल्ड। सिंपल है, बहुत आसान है। फिर से बताता हूँ, 18 एडल्ट थे 30 बच्चों के बराबर, एक एडल्ट का वेट था 5/3 चिल्ड्रन के बराबर। 12 एडल्ट चढ़ गए तो 6 एडल्ट चढ़ सकते थे। अब इन 6 एडल्ट का ही वेट हमें कंपेयर करना है कि उस वेट में कितने बच्चे चढ़ सकते हैं, वो निकल के आ जाएंगे आपके 10 बच्चे, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 12 मेन 24 मेन, ये आपका सीसेट 2022 का सवाल है। 24 मेन एंड 12 विमेन, ये किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन लगेंगे अगर 12 मेन और 24 विमेन लग जाएं इस काम को करने में, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा? 30 दिन लगेंगे, 30 दिन से ज़्यादा लगेंगे, 30 दिन से कम लगेंगे, क्या होगा? तो एक चीज़ समझना, यहां पे एफिशिएंसी हमें नहीं पता कि किसकी क्या एफिशिएंसी है, कौन किस कैपेसिटी के साथ काम कर सकता है। तो अगर मैं मान लेता मेन और वीमेन की कैपेसिटी x होती, तो इस केस में, पहले वाले केस में 24x + 12x 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज 36x 30 दिन में काम कर रहे हैं। लेकिन इस केस में फिर वही हो जाता, 12 + 24 हो जाता और ये x हो जाता, तो यहां पे भी 36x आता, तो मैं बोलता तब भी यहां पे 30 दिन में ही काम हो रहा है, तो मैं बोलता 30 दिन में काम हो रहा है। यहां पे अगर कैपेसिटी दोनों की बराबर होती तो इट वॉज द चांस, बट ये मुझे नहीं पता कि इनकी कैपेसिटी बराबर है कि नहीं, वर्क करने की एफिशिएंसी बराबर है कि नहीं, मुझे नहीं पता, तो आई एम नॉट श्योर। अब मान लेते हैं कि आदमियों की जो कैपेसिटी है वो लेडीज से ज्यादा है, तो ज्यादा कैपेसिटी वाले आदमी रिप्लेस हो गए कम कैपेसिटी वालों से। मतलब कैपेसिटी यहां पे हमने क्या की, घटा दी, लेकिन लेडीज बढ़ गई। लेकिन चूंकि 12 आदमी घट गए, तो आप समझना 12 आदमी जिनकी कैपेसिटी ज्यादा थी, उसकी जगह आपने 12 महिलाएं बढ़ा दी जिनकी कैपेसिटी कम थी, तो कैपेसिटी तो बढ़ गई, तो दिन कितने लगेंगे? 30 दिन से कम लगेंगे। देन डेज विल बी लेस देन 30। इस चीज को समझना, इसका एक्सप्लेनेशन। 12 आदमी मैं घटा, मैं मान के चल रहा हूं, एक तो मैंने मान लिया कि दोनों की कैपेसिटी बराबर है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आदमियों की कैपेसिटी औरतों से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं, अगर आदमी की कैपेसिटी औरतों से ज्यादा है तो 12 आदमी घट गए और 12 महिलाएं बढ़ गईं, तो जो घटेगा वो माइनस में जाएगा और जो बढ़ेगा वो प्लस में जाएगा। लेकिन घटेगा वो ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि आदमियों की कैपेसिटी ज्यादा थी।
मतलब एक आदमी अगर 2 काम कर लेता था एक दिन में, और एक महिला एक दिन में एक ही काम कर लेती थी, और मैं 12 लोगों को घटा दूंगा तो 24 काम घट गया ना, और 12 महिलाओं ने 12 काम बढ़ा दिया तो -12 में चले गए। तो इसके चलते दिन 30 से कम लग जाते। और जस्ट इसका अपोजिट करता, अगर वीमेन की कैपेसिटी मेल से ज्यादा थी, वीमेन की कैपेसिटी मेल से ज्यादा थी, अच्छा ये दिन जो है ना वो 30 से ज्यादा लगेंगे यहां पे, क्योंकि कैपेसिटी घट गई। अब विमेन की कैपेसिटी ज्यादा थी आदमियों से, उस केस में क्या होगा? तो यहां पे एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ गई। इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी, इनका डिफरेंस देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, तो जो दिन लगेंगे वो डेज लगेंगे कम, 30 से कम लग जाएंगे। तो इसलिए इसमें मुझे नहीं पता कि 30 दिन के पे ही होगा या फिर ज्यादा होगा या कम होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूं। डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी, यहां पे कंक्लूजन छूट गया, कंक्लूजन कर लेना आप। देखो सीधा सा है, 24 आदमी 12 लेडीज हैं, हमने क्या किया 12 इसमें घटा दिए और इसमें 12 बढ़ा दिया, और मेरे से पूछा है कि दिन बढ़ेंगे कि घटेंगे। एक केस में मैं मान लेता हूं कि इनकी एफिशिएंसी बराबर है। जब एफिशिएंसी बराबर है तो एक तरह से 36 लोग यहां पे 36 लोग यहां पे, तो दोनों ही केस में 30 के 30 दिन में ही काम होगा अगर दोनों की कैपेसिटी बराबर थी। एक केस में यह मानता हूं कि आदमियों की जो कैपेसिटी है वो महिलाओं से ज्यादा है। अब ज्यादा कैपेसिटी वाले इंसान को तुम घटा दोगे और कम कैपेसिटी वाले इंसान को बढ़ा दोगे तो एफिशिएंसी तो घट गई। ओवरऑल एफिशिएंसी जब घट गई तो दिन कितने लगेंगे? दिन लगेंगे 30 से ज्यादा। और एक केस मैंने मान लिया कि औरतों की कैपेसिटी, क्योंकि यही 3 केस हो सकते हैं कि औरतों की कैपेसिटी आदमियों से ज्यादा है, तो ज्यादा कैपेसिटी वाले लोगों को आपने 12 बढ़ा दिया, कम कैपेसिटी वालों को 12 घटा दिया, तो ओवरऑल कैपेसिटी आपकी बढ़ गई, तो दिन घट गए, 30 से कम हो गए, तो डेज विल बी लेस देन 30। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे तीनों ऑप्शन दिए हों, सब बटे हुए हैं, इसलिए डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। अगला एक सवाल, एक विलेज में पॉपुलेशन है 4000, इनको 150 लीटर चाहिए पानी पर हेड पर डे। यहां पे एक टैंक है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, इसमें पानी कितने दिन लास्ट करेगा? तो यार देखो बहुत आसान सवाल है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, स्कूल में 4th 5th में हम पढ़ते थे। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है। अब समझना, पॉपुलेशन है 4000 लोगों की, ठीक है, इनको 150 लीटर चाहिए पर डे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो इनको टोटल कितना पानी चाहिए पर, ये पानी इनको चाहिए पर डे, इतना लीटर पर डे इनको पानी चाहिए, ठीक है। टोटल पानी मेरे पास कितना है? 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब इक्वल टू 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 लीटर। टोटल पानी मेरे पास इतना है, इतना पानी का कंजम्पशन पर डे है, तो टोटल डेज कितने होंगे? टोटल डेज हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 150, और उससे आपका डेज निकल जाएगा। डेज क्या आएगा आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताएं कि क्या होगा, इसमें से क्या इसका उत्तर होगा। ये आपका होमवर्क है, स्टेप पूरे बता दिए, आपका काम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और हम इस तरीके की वीडियोज लाते रहें। विद दिस आई थैंक यू ऑल, दिस वाज नीलेश कुमार सिंह।